स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में आज हमें जानना है। एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, इसको हम किस टाइप से नोटेट करते हैं, किस टाइप से इसका स्टेटमेंट लिखा जाएगा। इसका जो साइन है, ये वाला साइन आपने समझा होगा, इस साइन को हम क्या कहते हैं, दैट इज इंटीग्रल। और यदि हम इसको ऐसा कर दें तो ये क्या बन जाता, क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट। The closed integral of magnetic field and length element is equal to mu naught times to the net current enclosed। अब आप जब इसको लिखो जाओ, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसको समझाऊंगा हालांकि मैं। ये क्या लिखना है, ये क्या किस चीज़ का सिंबल है, द क्लोज्ड इंटीग्रल। किस चीज़ का क्लोज्ड इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, टू द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, बाय द क्लोज्ड लूप। किस टाइप से लिखोगे, एक बार और स्टेटमेंट समझो। लिखना है इसको, द क्लोज्ड इंटीग्रल, द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, लाइन का मतलब क्या, अभी समझाता हूँ इस चीज़ को। द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, लाइन का मतलब जब लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जाए। द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड विदाउट लिमिटलेस, और जिसकी लिमिट इस टाइप से करके दें। द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स, म्यू नोट क्या होता था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता था, म्यू नोट टाइम्स टू द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। क्लियर हुई चीज। अब बात आई लेंथ एलिमेंट क्या होता है, लेंथ एलिमेंट लाइन इंटीग्रल क्या होता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से यहाँ से बी पॉइंट तक आया, हमें इस पॉइंट पे इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, इतने पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है एफ। और ये वाला लेंथ एलिमेंट कितना हो गया, हम ए से बी तक जा रहे हैं तो डायरेक्शन ये रहेगी, ये हो गया ये वाला लेंथ एलिमेंट। क्या, ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं तो लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन रहेगी जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से वर्क हमें निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, छोटे पार्ट के लिए हम क्या निकालेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट डी एल। और जब हम इसका ए से बी तक वर्क निकालेंगे तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए से बी तक एफ डॉट डी एल। तब आप इसे क्या कहोगे, ये लाइन इंटीग्रल है। किस चीज़ का इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है। किस चीज़ का लाइन इंटीग्रल है, ये फोर्स का लाइन इंटीग्रल है। आने लगी बात समझ में। लाइन इंटीग्रल मीन्स जब हम लेंथ के रेस्पेक्ट में डिवाइड करें, लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो उसे हम कौन सा इंटीग्रल बोलते हैं, उसे हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। एक एग्जांपल और दे दूं, जैसे मान लो ये चार्ज है, तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में क्या होंगी, अराइज होंगी। पॉजिटिव से फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में, चैप्टर 1 आप पढ़ोगे तो वहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव से हर डायरेक्शन में फील्ड लाइन अराइज हो रही है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमें यहाँ से ए से बी पे जाना है, इस पोर्शन के थ्रू जाना है। तब हमें जो है एक रिलेशन वहाँ पे पढ़ा था, ई का फॉर्मूला होता था डी अपॉन डी आर माइनस डी अपॉन डी आर, या डी एल कह देंगे। लेंथ एलिमेंट है तो डी एल कह देंगे। तो डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी एल आ जाएगा। तो ई का यदि हम ए से बी तक यदि हम इंटीग्रल करें तो ये कौन सा फील्ड का क्या है, लाइन इंटीग्रल है। इसे हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसे क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल के बराबर। समझ में आ गई ये वाली बात। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम कहेंगे द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब क्या मीनिंग समझ में आया, जब हम किसी का इंटीग्रेशन लेंथ के रेस्पेक्ट में, लाइन के रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में करें, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करें, तब उसको हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। और अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट। द क्लोज्ड इंटीग्रल, या तो लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल का हो तो मैग्नेटिक फील्ड से काम चल जाएगा, या क्लोज्ड इंटीग्रल कह रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हो, द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप इज नोन एज एम्पियर सर्किटल। क्लियर हो गई चीज। अब देखो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ये हमने एक वायर कंसीडर करा और ये वायर के अराउंड एक सर्कुलर लूप ले लिया। ये वायर है और वायर में एक कोई करंट पास आउट हो रही है,
इसकी हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड काउंट करना है। तो भैया बिना करंट के तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ही नहीं होगा। तो यहाँ से एक करंट रहा और ये इसके अराउंड क्या चीज़ डेवलप हो गई, इसके अराउंड यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप हो गई। राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही हो सीधे हाथ का थंब रखो, फिंगर जैसा रोल कर रही हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। वायर ऐसा कंसिडर कर रखा है, थंब इस डायरेक्शन में आ जाए, करंट नीचे से ऊपर की तरफ, तो थंब इस डायरेक्शन में, फिंगर जैसा रोल कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से करके आएगी। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देख लो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। लेंथ एलिमेंट क्या, लेंथ एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इतने से पोर्शन को डीएल कहा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे ली गई, राइट हैंड कर्ल रूल्स है। क्या है, पेन मत समझो, वायर समझो। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो थंब रखो सीधे हाथ का, फिंगर जैसा रोल कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। यहाँ से इस वायर से कितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड मैं निकाल रहा हूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर इस वायर से, मुझे इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड द क्लोज्ड इंटीग्रल। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, द क्लोज्ड इंटीग्रल। तो यहाँ से मुझे लिखना पड़ेगा बी डॉट डी एल। जब भी डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, बी डी एल। यहाँ से वेक्टर तो हट जाएगा और यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, कोस थीटा लिखा जाएगा। पर थीटा कितना रहेगा, बी बी सी डायरेक्शन में और लेंथ एलिमेंट बी सी डायरेक्शन में, और दो वेक्टर क्वांटिटी यदि सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे जीरो बनेगा। तो जीरो फॉर्म होगा तो कोस जीरो यहाँ से लिखा जाएगा। इसको लिख देंगे बी डी एल। कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 1 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, हमें प्रूव करना है बी डॉट डी एल म्यू नोट आई के बराबर। बी को लो बाहर, क्योंकि इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में करना, एल के। तो ये लिखा जाएगा बी डॉट डी एल। और किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, ये कैसा डायग्राम है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का डायग्राम है। किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण आर डिस्टेंस पे जब इन्फिनिटी लेंथ का वायर हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड, जब भी मैंने लास्ट टर्न पे फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला डेरिवेशन कराया था, या एक दिन मैंने स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया था, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, तो इस फॉर्मूले को वहाँ से पीछे का पढ़ते रहो। आई होप पढ़ भी रहे होगे। कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हो बेटे, थोड़ा सा पढ़ो इन चीज़ों को। अब ये सिलेबस दोबारा रिवाइज नहीं कराया जाएगा क्लास में। तो अब यहाँ से आप बात को समझो। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण 2I अपॉन आर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण आर डिस्टेंस पे इन्फिनिटी लेंथ के वायर के कारण, फाइनाइट लेंथ नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो बालको, ये डीएल है, ये छोटा सा पार्ट डीएल है। यदि ऐसे सारे छोटे छोटे पार्ट ऐड कर दिए जाए तो ये पूरे सर्किल की सरकमफेरेंस बन जाएगी। और सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है, दैट इज 2 पाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 और 4 से 4 कैंसिल आउट, ऊपर एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बी डॉट डी एल। किसके इक्वल आपने वेरीफाई कर दिया, तो इसको आप कहोगे ये आ गया जी म्यू नॉट आई के बराबर। क्या पढ़ा जाएगा स्टेटमेंट एक बार फिर से, द लाइन, द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। इस लूप ने कितनी करंट ये कैसा लूप है, एनक्लोज्ड लूप है। कितनी करंट, यदि आई इसमें से जा रही है तो आई ही इसमें से जाएगी, तो इसको हम कहेंगे एनक्लोज्ड करंट है। तो ये जो लॉ बना, इस लॉ को हम कहते हैं दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ में आने लगी बात। तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट हुआ। अब इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस थोड़ी सी ध्यान से समझनी है। एक एप्लीकेशन है इसकी सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। एक बेस होगा, इंसुलेटिंग बेस हो सकता है, कंडक्टिंग बेस हो सकता है। इस पर वायर का टर्न अप करना, वायर लपेटना है। तो इस टाइप से करके, इसमें मान लो ये ऐसे करके करंट पास हो रही है, इस वाले टर्न से ऐसे जा रही है, तो ये पीछे से घूम के आएगी, तो इस वाले टर्न में ऐसे ही सिमिलरली ये वाली स्थिति यहाँ पे इस टाइप से करके बन जाएगी।
तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये किसकी पिक्चर है, ये एक सोलेनोइड की पिक्चर है। अब 10th स्टैंडर्ड का एक कंसेप्ट, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो जाएगा। कैसे बनाया, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही हो सीधे हाथ का थंब रखो और फिंगर्स की जो रोलिंग पोजिशन है, फिंगर जैसा रोल कर रही हैं, तो फिंगर कैसे, यहाँ से करंट आ गई तो फिंगर ऐसा करके रोल कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है, तो ये वाला पोल नॉर्थ बन जाएगा और ये वाला पोल इसका साउथ हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको कंसीडर करोगे तो यहाँ से फील्ड लाइंस इस टाइप से करके आप पास आउट हो जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन इस टाइप से ये क्लोज लूप बनाती हैं। तो ये एक करंट कैरिंग सोलेनोइड एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट की तरह काम करती है और उसका पिक्चराइजेशन कुछ इस टाइप से करके किया जाता है। सोलेनोइड का पोर्शन समझ में आ गया। अब डेरिवेशन क्या करना है, इसमें ड्राइव क्या करना है। अब देखो तो इसमें सारे टर्न क्या है, देखो भाई ये एक बेस समझ लो, इसमें ऐसे कुछ तार ऐसे लपेटे गए हैं और कुछ जो तार अंदर जाएंगे वही तार बाहर आएंगे। तो अंदर के लिए यहाँ पे क्या मामला बन जाएगा, अंदर के लिए यहाँ पे हम क्रॉस का साइन लगाते हैं। इसका मतलब हुआ ऊपर वाले ये वाला जो पोर्शन है इसमें सारे टर्न किधर की साइड जा रहे हैं, अंदर की साइड जा रहे हैं, और ये वाले टर्न कहाँ से आ रहे हैं, बाहर की साइड आ रहे हैं। और बाहर के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर डॉट का साइन लगाया जाएगा। आने लगी बात समझ में। अब देखो फील्ड लाइन का वो वाला पोर्शन ढूंढो जहाँ जहाँ से फील्ड लाइन पास हुई हैं। कुछ फील्ड लाइन इसके अंदर से गई हैं, यहाँ से अंदर से गई हैं, तो ये वाला डायग्राम ऐसा ड्रॉ करा जा सकता है। कुछ फील्ड लाइन अंदर से गई हैं, कुछ ऊपर को गई हैं, ऊपर को गई हैं तो इसका डायग्राम ऐसे करके ड्रॉ कर दिया जाएगा। कुछ इधर गई हैं, इधर गई हैं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर दिया जाएगा। कुछ नीचे को आई हैं, नीचे को आई हैं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे करके डिफाइन कर दिया जाएगा। इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे चैप्टर 1 में था उसे एम्पीरियन गॉसियन सरफेस कहते थे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हो तो इसे हम एम्पीरियन सरफेस कहेंगे। एम्पीरियन सरफेस, एक बार फिर से इसी चीज़ को, ये क्या दिखाए हैं क्रॉस, कि भाई सोलेनोइड में ये टर्न अंदर की तरफ है और ये टर्न क्या है, बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ टर्न है, ये टर्न बाहर की तरफ टर्न है। यहाँ से फील्ड लाइन कुछ अंदर की साइड गई, फिर कुछ ऊपर की साइड गई, कुछ इधर गई और कुछ इधर गई। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है कि ये कुछ अंदर की साइड, ये कुछ ऊपर की साइड, ये वाला मामला कुछ इधर की साइड और ये फिर नीचे की साइड आ गई और इन्होंने कैसा लूप बना लिया, क्लोज लूप बना लिया। पहले ये बताओ, ये वाली बात समझ में आई। इससे हमने ये कैसे फाइंड आउट किया, कंफर्म हुआ। तो इसको हमने कह दिया ये ए पॉइंट कह दो, इस वाले को बी कह दो, इस वाले को सी कह दो, इस वाले को डी कह दो। क्लियर हो गई ये चीज़। इससे ये वाली फॉर्मेशन समझ में आई। अब देखो इसमें कैसे ये हमें समझनी है। ये सोलेनोइड है, इसकी टोटल लेंथ कितनी कंसीडर कर ली, इसकी टोटल लेंथ हमने मान ली है, टोटल लेंथ एल है। इस पर कुल मिलाकर कितने टर्न लिपटे हुए हैं उनको हमने कह दिया कैपिटल एन है। दो चीज़ हैं, एक टर्न्स एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, मान लो 500 टर्न है और कितने सेंटीमीटर पे लिपटे हुए हैं, 10 सेंटीमीटर पे लिपटे हुए हैं, तो लेंथ क्या हो गई, वो कैपिटल एल हो गई। कुल मिलाकर टर्न्स जो हैं वो कितने हो गए, वो 500 हो गए, तो कैपिटल एन कितना हो गया, 500 हो गया। तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे, पर सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो 500 को आप डिवाइड कर दोगे 10 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे कह दोगे 50 टर्न पर सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 50 टर्न पर सेंटीमीटर का मतलब क्या, ये स्मॉल एन हो जाएगा और स्मॉल एन क्या होगा, एन अपॉन एल हमेशा कहेंगे। स्मॉल एन की जो वैल्यू रहेगी एन अपॉन एल रहेगी। टोटल टर्न्स को टोटल डिस्टेंस से जितने पे लिपटे हुए हैं उससे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन और कैपिटल एन को एक बार फिर समझो। मान लो इस सोलेनोइड पर कुल मिलाकर 500 टर्न लिपटे हुए हैं, वो कैपिटल एन है। मान लो इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ पर लिपटे हुए हैं तो वो एल है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, उसे हम स्मॉल एन कहेंगे। मुझे बताओ ये वाली बात कंफर्म हो गई। अब मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट क्या है, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट एनक्लोज्ड। अब देखो इसमें कैसे हमें अब हम इसे कैसे काउंट करेंगे भाई, बी डॉट डी एल यहाँ से हम लेकर चलें, क्लोज्ड कहाँ से हो रहा, ए से बी जाएँ, बी से सी जाएँ, सी से डी जाएँ, वापस डी से ए पे आ जाएँ। तब हम इसे 4 हिस्सों में तोड़ लेंगे, ए टू बी, बी डॉट डी एल, बी टू सी, बी टू सी, बी डॉट डी एल, सी टू डी, बी डॉट डी एल,
D2A B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट एनक्लोज्ड। तो टोटल करंट एक टर्न में आई है, तो टोटल करंट कितने हैं टर्न्स वहाँ पर, टोटल n टर्न्स है, तो NI हो जाएगी। नेट करंट कितनी हो जाएगी, NI हो जाएगी। अब देखो इसमें भाई B और L B2C वाले रीजन में देखो, B2C रीजन देखो पहले, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी लेंथ एलिमेंट किधर जा रहा है, इधर, तो एंगल कितना बनेगा 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसी टाइप से बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, D2A भी 90 डिग्री। तो ये दोनों टर्म B2C और D2A, ये B2C और D2A ये दोनों ही टर्म क्या आ जाएंगे 0। क्यों, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट के अंदर फील्ड मैक्सिमम फील्ड इधर है, फील्ड इधर हो गया। इसकी लेंथ एलिमेंट किधर है, लेंथ एलिमेंट ऊपर है, या इसकी लेंथ एलिमेंट किधर है, ऐसे है। तो ये दोनों ही कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का, और 90 होने के कारण ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये वाला टर्म 0 हो गया तो इसमें यहाँ से आप बात को समझो, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आउटसाइड पड़ रहा है। यहाँ से आप बात को समझो, ये वाला टर्म जो है, ये जो आपका टर्म है C2D वाला, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि ये फील्ड लाइन बहुत दूर दूर तक घूम कर रही है और यहाँ पे फील्ड वीक होगा। जनरल एग्जांपल दूं, एक मैग्नेट को एक आल्पिन से भरी हुई डिब्बे में डाल दो, तो बीच में उसके मैग्नेटिक फील्ड जो आल्पिन है वो बहुत कम चिपकेंगे। सारे मैग्नेटिक जो सारे आल्पिन है वो कहाँ चिपकेंगे, उसके एंड पे चिपक जाएंगे। इसका मतलब जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता कितना होता, वो ना के बराबर होता। ना के बराबर लगभग कितना मान लेंगे, उसको 0 मान लेंगे। तो ये वाला जो टर्म है ये इस वजह से 0 हो जाएगा। ये जो B2DL वाला जो टर्म है ये वाला 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड द सोलेनोइड इसकी वैल्यू B की वैल्यू, यहाँ पे तो एंगल की वजह से ये दोनों टर्म 0 हैं, ये यहाँ पे B की वैल्यू 0 होने है। तो यहाँ से कितना लिख लिया जाएगा, A to B BDL। यहाँ पे A to B में देखो DL भी इधर ही है और B भी इधर ही है, B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 बन जाएगा। तो ये लिखा जाएगा BDL cos 0। cos 0 के कारण म्यू नोट NI आ जाएगा। यहाँ से B को बाहर ले लो, A to B आ जाएगा, यहाँ से A to B DL आ जाएगा इक्वल्स टू म्यू नोट NI। यहाँ से B इज इक्वल्स टू निकालना। अब DL के छोटे छोटे पार्ट यदि हम जोड़ेंगे तो DL के, इसका मतलब है DL के छोटे छोटे पार्ट जोड़ दो तो पूरी सोलेनोइड की लेंथ बन जाएगी। और कितनी लेट कर रखी है आपने, L लेट कर रखी है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो B, तो यहाँ से कितना आ जाएगा B इंटू L इक्वल्स टू म्यू नोट NI, या B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट N अपॉन L इंटू I। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख लोगे, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट NI। तो इसके फॉर्मूला ड्राइव हो गया। आउटसाइड द किसी भी सोलेनोइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यदि उसमें करंट फ्लो होती है आई, तो जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही ज़्यादा जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस फॉर्मूले का मतलब भी समझना, यदि सोलेनोइड में जितनी करंट ज़्यादा फ्लो होगी उतना ही फील्ड ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर क्या है, जितने टर्न्स उसमें ज़्यादा होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा।